ठीक है, तो वापस आ गए टेबल पे। टेबल में जितनी भी चीज़ें थी हम लोग ने क्या है कंप्लीट कर ली। देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में जो हमने आपको अंतर बताया था वो बहुत पहले ही बता दिया। अब हम एक सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी ये वाली पढ़ते हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अंतर वाले जो क्वेश्चन कभी कभार आएंगे आपके एग्जाम में वो कैसे, जैसे कि ऑर्डर वाला हो गया। ऑर्डर के अलावा ऑर्डर के अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, वो कहने का मतलब जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि आई हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया मी, और पजेसिव फॉर्म क्या हो गया माई या आपका माइन, और सेल्फ वाला जो हो गया फॉर्म वो आपको रिफ्लेक्सिव उसको बोलते हैं। देखिए आप नोट करने की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसी भी प्रीपोजिशन, जब किसी भी सेंटेंस में आपको कोई प्रीपोजिशन दिया जाए, समझ पा रहे हैं ना, तो प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई आपका नाउन दिया हो या कहने का मतलब कोई भी प्रोनाउन दिया गया हो, है ना, वो हमेशा किस फॉर्म में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ये आपके एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनेगा। आफ्टर एनी प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस, ये कहने का मतलब। अब इतना तो जानते हैं कि कोई भी प्रीपोजिशन क्या हो गया, इन ऑन एट ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रीपोजिशन है। तो उसके बाद में जो नाउन होगा, अब नाउन में चाहे किसी का नेम लिखा हो या कोई भी पर्सन हो या प्लेसेस हो या थिंग्स हो, वो रहेगा तो उसी फॉर्म में, लेकिन कंसीडर किस में किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। और उसके बाद में प्रोनाउन में हमें बदलना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, फिर हम आई नहीं लिख सकते, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मी यूज करेंगे। जैसे यू का या ही का या सी का जो भी हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म पढ़ा है वही यूज करेंगे, ये कहने का मतलब है। तो आफ्टर प्रीपोजिशन हमारा जो नाउन हो या प्रोनाउन हो वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे देखिए कोई सेंटेंस लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राधा डिपेंड्स ऑन राम। अब ऐसे एक सेंटेंस जैसे मैंने लिख दिया, अब इस सेंटेंस में यहां पर देखा जाए, अगर आप, वो अलग बात है, अपॉन भी यूज करते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी प्रीपोजिशन की बात नहीं कर रहे, प्रीपोजिशन मिलना चाहिए। अब देखिए यहां पर अगर आपका यूज करना है, जैसे मैंने लिखा है राम, यहां कहने का मतलब, तो ये अभी नाउन के फॉर्म में है, ये आपका किस फॉर्म में है, नाउन के फॉर्म में है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि ये किस केस में है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता। अब देखिए अगर हम यहाँ पर राम ना लिखते, यहाँ पर हम इसका सब्जेक्ट क्या लिखते, प्रोनाउन का ही लिखते, ये कहने का मतलब है। तो हम लोग ऐसा सेंटेंस नहीं लिख सकते, राधा डिपेंड्स ऑन ही, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रोनाउन को फिर हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। और ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, आपका हिम, ये कहने का मतलब है, हम ही नहीं लिखेंगे। तो ये हुआ आपका नाउन, नाउन रहेगा उसी फॉर्म में, ये कहने का मतलब है। लेकिन कंसीडर करना है ऑब्जेक्टिव केस में। और अगर आपको प्रोनाउन रखना है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म रखना पड़ेगा, मतलब आपको वो आना चाहिए। जैसे आई का है तो मी होगा, ही का है तो हिम होगा, सी का है तो हर होगा, ये केस है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ये वाला सेंटेंस तो आपका लिखा गया है, ठीक है,
इस वाले सेंटेंस में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, इस राम की जगह पर अब आपको प्रोनाउन लिखना है तो मैंने क्या लिख दिया, हिम लिख दिया, ये कहने का मतलब है। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एक ही आपका प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए क्योंकि प्रीपोजिशन दिया गया। कई बार ऐसा भी होगा कि सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा भी आपके प्रोनाउन हो सकते हैं, तो उसको भी हमें करना क्या होगा। जैसे देखिए एक सेंटेंस फॉर एग्जांपल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन ही एंड सी, ऐसा एक सेंटेंस मैंने लिखा। ठीक है, तो आप देखने की कोशिश करें, ऐसा भी सेंटेंस आपके एग्जाम में आएगा और ये सेंटेंसेस एसएससी का मेंस हो या बैंकिंग हो वहां भी आते हैं। लिखा गया डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन ही एंड सी। अब यहाँ पर देखें, बिटवीन एक तरह का प्रीपोजिशन है, समझ पा रहे ना, और प्रीपोजिशन जो है बिटवीन के साथ में कनेक्टर क्या आता है, एंड आता है। नमस्कार, ये भी बहुत जरूरी है। प्रभात अब आपने और बिटवीन दो के लिए यूज किया जाता है, ऐसा प्रीपोजिशन में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। अब यहाँ पर बिटवीन के बाद में देखो क्या लिखा मैंने, एक सब्जेक्ट लिखा ही और एक क्या लिखा है आपका सी। मान लो कोई एक ये लड़का है और ये एक लड़की है, उसमें हम मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब अगर ऐसा सेंटेंस आपके एग्जाम में आता है डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन ही एंड सी, तो ये आपका सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, मतलब ये है क्योंकि बिटवीन एक तरह का प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में जो आपका प्रोनाउन होता है वो हमेशा किस केस में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। अब करेंगे क्या, करना ये होगा जो हमारा ही है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है, और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर होता है। तो हमें आपको बदलना पड़ेगा यहाँ पर ही को किसमें, हिम में, और सी को किसमें बदलना पड़ेगा, हर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर। तो ऐसा भी चलेगा, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन दिया गया और ऐसा प्रीपोजिशन दिया गया है कि इसमें कोई कनेक्टर आते हैं, तो कनेक्टर के बाद तक इस चीज को लागू किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हम एक और भी एग्जाम्पल इस तरह का लेते हैं, मान लीजिए हम यहीं पर लेते हैं, जैसे यहां पर बिटवीन जो लिखा था मैंने और यहां पर दोनों के दोनों प्रोनाउन दे दिए थे। हम अब क्या करेंगे, एक आपका नाउन लेंगे और एक आपका प्रोनाउन लेंगे। लिखा है डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, उसके बाद में लिखेंगे क्या, बिटवीन, जैसे लिखा बिटवीन और हमने लिखा राम और कनेक्टर लगा दिया क्या, एंड, और फिर क्या लिख दिया मैंने, सी लिख दिया। ऐसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए करेंगे क्या, ये जो आपका प्रीपोजिशन है बिटवीन, और बिटवीन के बाद में हमने आपको बताया, सॉरी, प्रीपोजिशन के बाद में बताया नाउन हो या आपका प्रोनाउन हो, किस फॉर्म में आएगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस में। अब प्रॉब्लम क्या है, बिटवीन के बाद में जो पहला कंटेंट है वो नाउन में दिया गया है और उसके कनेक्टर के बाद में किस में दिया गया है, प्रोनाउन में दिया गया है। तो ऐसा भी केस आएगा, तो होगा क्या, आप जो नाउन है उसको आप एज इट इज बनाए रखिए, कैसा, जैसा दिया गया है वैसे ही रहेगा, और जो आपका प्रोनाउन है उस प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, बदलना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी का हर। तो ऐसा भी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, किसी भी कनेक्टर में उसका ध्यान रखिए, कनेक्टर के बाद तक लागू होता है। और अगर ऐसा कोई नियम हो आपको मिल जाए, ऐसा भी क्वेश्चन आया करता है कि अगर एक नाउन दिया गया है और दूसरा प्रोनाउन दिया गया है तो जो नाउन है उसको वैसे ही रखिए और प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में बदलिए, जैसा कि आपके सामने लिखा है बिटवीन राम। तो अब ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स की तरह इसको सॉल्व कर दें, राम को ही में बदल दें और ही को फिर हिम में बदल दें, ऐसा नहीं करेंगे। नाउन को वैसे ही रखेंगे और जो प्रोनाउन होगा उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो ऐसा भी केस हो सकता है, दो मिक्सअप भी आ सकता है। ठीक है, तो तीन केस हमने इसमें पढ़े। सिंगल भी आ सकता है, सिंगल कोई नाउन है आप वैसे ही रखिए, प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस में रखिए।
डबल में दो प्रोनाउन हो सकते हैं, दोनों को बदलिए, ये कहने का मतलब है, ठीक है। और अगर एक नाउन हो और एक प्रोनाउन हो तो नाउन को वैसे ही छोड़िए और आपका जो प्रोनाउन है उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलिए, ये कहने का मतलब है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी और इसके बाद, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस चल रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट था प्रीपोजिशन के बाद वाला। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बताते हैं। जैसे चलिए देखिए, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या दिया जाता है, मैंने वर्ब में पढ़ाया था, सब्जेक्ट और वर्ब, और उसके बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। किसी भी मेन वर्ब के बाद में तो ऑब्जेक्ट ही दिया जाएगा, ये कहने का मतलब है। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी मेन वर्ब है अगर, तो उसके बाद में आपको जो भी दिया जाएगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा, चाहे नाउन का हो चाहे प्रोनाउन का हो। अब प्रॉब्लम क्या है, कई बार ऐसा होता है कि कई सारी वर्ब ऐसी हैं हम लोग उनमें से ये कंसीडर नहीं कर पाते ये वर्ब है या और कोई कंटेंट है। तो एक कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको बता देते रहे। जैसे आपने कभी सुना होगा एक लेट वर्ड होता है, तो प्रोनाउन के चैप्टर में होता क्या है कि जैसे आप टीचर से पढ़े होंगे और भी हो सकते हैं, उन्होंने बताया क्या, लेट जो है उसके बाद में जो आपका प्रोनाउन हो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक है। सीधी सी बात है, आएगा ही ऑब्जेक्टिव केस में, क्यों, क्योंकि लेट एक तरह का मेन वर्ब है, ध्यान रखिएगा। और लेट का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो लेट रहता है, थर्ड फॉर्म होता है वो भी मतलब बदलता नहीं है, ये इरेगुलर वर्ब है। ऐसे वर्ब जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं बदलता वो इरेगुलर वर्ब में जाता है। वर्ब वाले टॉपिक में हम लोग ने डिस्कस किया था। आपको जानकारी दे दें, ये जो वर्ब होता है ना, बिड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बेड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिडन। ये इसका सिनोनिम होता है, ये कहने का मतलब। जैसे बोलते हैं ना, लेट मी डू इट, मुझे इसे करने दो, मतलब आज्ञा देने के लिए सेंस में, इसको अलाउ करने के सेंस में, ठीक है। तो हमारे एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, प्रोनाउन में ये आया करता है कि लेट के बाद में आपको चाहे नाउन रखना हो या क्या रखना हो, प्रोनाउन रखना हो, हमेशा किस केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। अब इसमें पढ़ने वाली बात तो कोई रह ही नहीं गई, क्योंकि जब लेट वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है, तो उसके बाद में तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में ये सब्जेक्ट होता है, ये मेन वर्ब होता है, और वर्ब या मेन वर्ब के बाद में आता है क्या, ऑब्जेक्ट ही तो आएगा। तो अब जाहिर सी बात है, जब लेट मेन वर्ब है तो उसके बाद में कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल लिख दिया लेट, अब जैसे लिखते हैं लेट मी डू इट, ऐसा जैसे मान लो लिखा गया, ये सेंटेंस हम लोग, ये सही है क्योंकि देखिए लेट के बाद में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। और अगर कोई ऐसा लिख देता है लेट ही गो देयर, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर लेट के बाद में क्या है, आपका ही दिया गया है, जो कि सब्जेक्टिव केस है। अब प्रॉब्लम क्या है, कई बार लोग सोचते हैं इसको वर्ब कंसीडर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वर्ब से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस कैसा होता है, इस तरह का, ओपन द डोर, ऐसा आपने कभी पढ़ा होगा, इस तरह का। तो कोई भी सेंटेंस अगर वर्ब से स्टार्ट होता है, मेन वर्ब से, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा, उसमें दिक्कत क्या है। तो लेट ही गो देयर जैसे लिख दिया गया। अब इसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो मेन वर्ब है, अब ही नहीं लिखेंगे। देखिए ऐसा है, बहुत सारे हम लोग जब स्पीकिंग में बोलते हैं मी जैसे लिखा है, क्योंकि हम लोग की आदत होती है लेट मी, लेट अस, इतना ही बोलने की, बाकी तो सब कुछ हम कभी बोलते नहीं है, ये है। तो जैसे एक ऐसा कंटेंट दे दिया जो कभी आपने यूज ही नहीं किया होगा, ये गलत है आपका। हम ही को किस फॉर्म में लिखेंगे, हिम, ऐसे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। अब क्या हो गया, लेट हिम गो देयर, ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैंने बताया, लेट एक तरह का मेन वर्ब होता है जिसका मतलब होता है अलाउ करना। अब यहाँ पर तो एक कंटेंट दिया गया, लेट मी, लेट अस, लेट ही नहीं होना चाहिए, लेट हिम होना चाहिए। अब होगा क्या, हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें अब एक्सपर्ट बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें देते हैं, जैसे कि एसएससी मेंस का एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग में हो गया, पीओ लेवल का। अब उसमें एक कंटेंट नहीं देगा कि एक आपको ऑब्जेक्टिव केस दे देगा, या एक ही आपको वो तीन सब्जेक्ट देगा, या 2 सब्जेक्ट दे सकता है, या 3 दे देगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें हम लोग मिक्सअप करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा। अब जैसे लिखा गया
लेट मी, कॉमा लगा दिया गया, सी एंड लिख दिया गया यू प्ले हेयर। अब इस वाले सेंटेंस में देखने की कोशिश करिए। देखिए मैंने सेंटेंस सिर्फ इतना छोटा लिखा, ये जरूरी नहीं कि इतना छोटा सेंटेंस आए, आप बड़े सेंटेंस में इसको फ्रेम कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है आप देखने की कोशिश करें। लेट के बाद में ये देखो, एक आपका ये फर्स्ट मी लिखा गया, दूसरा सब्जेक्ट सी दिया गया और तीसरा सब्जेक्ट दिया गया आपका यू। ये लेट के बाद में तीन तीन सब्जेक्ट भी दे सकते हैं, दो भी सब्जेक्ट दे सकते हैं। अब होगा क्या, जैसे मैंने बताया लेट एक तरह का मेन वर्ब है, उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस, सभी को पता है या पता चल गया। एक दिया जाता है तब हमने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा भी दिए जाएं तब भी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए, मतलब दो या दो से ज़्यादा। अब देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, सही है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू होता है, सही है। लेकिन जो सी है उसका ऑब्जेक्टिव केस सी, वो तो सब्जेक्टिव केस है, किसमें होना चाहिए, हर में होना चाहिए। अब इतना आपने अगर कर लिया तो आपको लगेगा कि हमें बहुत कुछ आता है, ठीक है आपने कर लिया। इसको करने के बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एसएससी मेंस में इसी तरह का क्वेश्चन लास्ट टाइम जब भी दिया गया था, आपने ये कर तो लिया, करने के बाद फिर से एक चीज़ और आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। कौन सी, जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था, अभी बताया था, कौन सा, 2 3 1 या 1 2 3 वाला। ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभार डबल डबल इम्प्रूवमेंट दिया जाता है। कई बार लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भाई हम बहुत स्मार्ट हैं, मैंने ये समझा है कि हाँ हमने सर से पढ़ा था, ये सभी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस सारे होने तो चाहिए, लेकिन उस होने के बाद में आपको करना क्या है, उन सभी ऑब्जेक्टिव केस को हमें एक फ्रेम में रखना पड़ेगा। मतलब जैसा कि ऑर्डर दिया था मैंने, कौन सा, 2 3 1 और आपका 1 2 3। अब इस सेंटेंस में लिखा है लेट मी सी या यू प्ले है। अब खेलना कोई निगेटिविटी तो है नहीं, आपने इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलने के बाद अब इसका ऑर्डर भी फ्रेम करना है, ठीक है। तो ऑर्डर जब फ्रेम करेंगे तो अब इसको एक बार और सही करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, लेट। अब क्या होना चाहिए, टू पहले होना चाहिए, टू का मतलब सेकेंड पर्सन, पहले क्या लिखेंगे, लेट, उसके बाद में यू, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, थर्ड पर्सन में क्या है, हर, और एंड लिखने के बाद में फिर क्या लिखेंगे, मी, और फिर उसके बाद में सेंटेंस होगा जो आपका जैसा दिया था, प्ले हेयर। समझ पा रहे हैं ना। तो ये जो है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर लेट नाउन या प्रोनाउन है ना, मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस। एक है मान लो तब तो ऑब्जेक्टिव केस है, दो या दो से ज़्यादा दिए गए हैं तो सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव केस होने चाहिए। और उसके चलिए, तो हम लोग ने ये डिस्कस किया। अब ये हमारा जो टेबल में है वो ज़्यादातर हो गया। अब हमने आपको बता दिया कि जैसे 3 सब्जेक्ट हो या 2 सब्जेक्ट हो, सारे के सारे क्या 2 चीज़ें चेक करना है, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव केस में, और उसके बाद में ऑर्डर जरूर चेक करना। कई बार ऐसा होता है कि सभी ऑब्जेक्टिव केस में तो रख देते हैं और ऑर्डर चेक करना भूल जाते हैं, तो होगा क्या, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट रॉन्ग हो जाएगा। मतलब जल्दबाजी में आपको ऑप्शन तो मिलेगा, देखिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं इसी वजह से, और उसमें से आपको कोई ऑप्शन जरूर मिलता है, वो आपको अच्छा लगता है कि मेरा सही हो गया, तो ऐसा कभी कभार धोखा हो सकता है। तो आप क्या करना है, आपको सारे ऑब्जेक्टिव केस में करने के बाद आपको क्या ऑर्डर भी लगाना है 2 3 1 का। यहाँ पर जैसे खेलने की बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई नेगेटिविटी होती तो 1 2 3 वाला हम ऑर्डर भी लगाते हैं। और एक बात और भी हम आपको बता दें, अगर इसमें ऐसा भी हो लेट मी सी एंड यू जैसे लिखा है और यहाँ पर सी की जगह पर मान लीजिए हमने सी प्रोनाउन नहीं, मान लो किसी का नाम दिया होता है मीरा, तो ठीक है, तब आप ऐसा नहीं कर सकते। पहले तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में करना, जैसे यू हो गया और यहाँ पर आई का क्या हो गया, मी हो गया। लेकिन जो मीरा लिखा गया है, आप अगर नाउन को है उसको चेंज नहीं करना है, वो वैसे ही रहेगा, मीरा ही लिखेंगे। मतलब ये मैथमेटिक्स या कैलकुलेट नहीं करेंगे कि पहले सी में बदलो फिर हर में बदलो और अपने आप को समझो कि बहुत स्मार्ट है या सही हो गया यार, ऐसा नहीं है। मतलब नाउन है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ये कहने का मतलब। और उसके करने के बाद ऑर्डर फिर भी लगाना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑर्डर कभी नहीं भूलना है, इसलिए डबल डबल इम्प्रूवमेंट दिया जाता है कभी कभार, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो हम लोग जो टेबल डिस्कस कर रहे थे इस वाले में, अब लगभग जितनी भी चीज़ें हैं हमारी सारी की सारी हो गई हैं। सारे सब्जेक्ट हमने चेक कर लिए, ऑर्डर हो गया, ऑब्जेक्टिव केस बता दिया, प्रीपोजिशन वाला और लेट वाला क्वेश्चन बहुत आता है। लेट वाले में बताने में कोई प्रॉब्लम
नहीं थी, वो एक मेन वर्ब होता है, वो सभी जानते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन कई बार कंफ्यूज होते हैं कि लेट होता क्या है। और उसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है ये मैंने आपको पहले से बता दिया। और रिफ्लेक्सिव जो सेल्फ वाले फॉर्म होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, उनको सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनके सब्जेक्ट खुद होते हैं। उसके बाद में देखिए आपका यहाँ पर दूसरा दिया है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिया गया है, हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन दिया ही जाएगा। अब इसमें होगा क्या, प्रॉब्लम क्या है कि जो ये दिस आपने पढ़े होंगे, दिस दैट दीज और दोज, इन वर्ड्स को बोलते क्या, जैसे देखो टेट हो गया, सी टेट हो गया, कई बार ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम आप देंगे जिसमें आपको इनके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि एरर ही हमेशा निकालने को आए। इसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन होगा क्या, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होगा और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होगा ये जानना जरूरी। जैसे देखिए सेंटेंस में लिखा है दिस इज माई बुक, एक सेंटेंस जो फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, देखिए ये लिखा गया दिस इज माई बुक, ऐसा लिखा गया। और दूसरा लिखे हम दिस बुक इज माइन। ये मैंने सेंटेंस अभी आपको बताया था। इसमें पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लो, ये माई जो था पजेसिव केस जो था, ये जो माई पजेसिव केस है ये भी पजेसिव केस है। माई और माइन में अंतर क्या है, कभी कभार कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो जो माई है वो नाउन से पहले आता है ना, और पहले जो चीज़ आती है वो उसको डिस्क्राइब करती है, मतलब एडजेक्टिव है। पजेसिव तो है लेकिन कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव। और ये क्या है आपका प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन के लिए आया तो ये पजेसिव प्रोनाउन, ये हमने डिस्कस किया था। अब इसी सेंटेंस में आप देखिए दिस को देखने की कोशिश करिए, ठीक है, क्या लिखा है, दिस इज माई बुक, और यहाँ पर लिखा है दिस बुक इज माइन। कहने के लिए ये वाला दिस और ये वाले दिस में आपको कोई फर्क यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें फर्क है। क्या फर्क है, ये जो दिस है इसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, और उसके साथ वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर, आप जानते हैं। और दिस इज माई बुक, और जैसे कंसीडर कर रहे हैं हम दिस है बुक। तो नाउन के लिए क्या होता है, प्रोनाउन। ये क्या है आपका, ये है आपका प्रोनाउन, ध्यान रखिएगा। और कौन सा प्रोनाउन, ये वर्ड्स जो होते हैं कौन से, दिस दैट दीज और दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत आते हैं। लेकिन है क्या, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव, ये जानना जरूरी है। तो ये क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव। और ये जो दिस है आपका, ये नाउन से पहले आ रहा है। दिस बुक, इस बुक को क्या कर रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, दिस बुक, ये कहने का मतलब। तो ये क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये कहने का मतलब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिस इज माई बुक, यही ये वाला अंतर मैंने बताया था आपको माई और माइन में, और वही अंतर इसमें भी है, दिस और दूसरे वाले जो सेंटेंस में। यहाँ पर ये क्या है, प्रोनाउन है, यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एक और एग्जाम्पल दे लेंगे। चलिए इसका ले लेते हैं, दीज का। जैसे देखिए दीज आर माई बुक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा एक सेंटेंस और लिख देंगे, दीज बुक्स आर माइन, ऐसा जैसे लिखा। अब देखो इस वाले सेंटेंस में वही सेम एकदम कंडीशन दी गई है। अब ये चीज़ तो मैंने आपको पहले से ही बता दी है। अब इसमें देखो ये दीज और ये दीज में क्या अंतर है, अभी जो बताया मैंने। ये जो दीज है ये क्या है आपका, ये नाउन के लिए आ रहा है, ये क्या है आपका, प्रोनाउन है, और ये नाउन को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या हुआ आपका, ये एडजेक्टिव हुआ, और ये क्या हुआ आपका, प्रोनाउन हुआ। लेकिन कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये कहने का मतलब है। समझ पा रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान रखिएगा आप।
कि कब उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं और कब हम आपको एडजेक्टिव बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हमारे होते हैं जिसमें क्या आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। और फिर होता है क्या कि हम बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के लिए ऐसी तैयारी करते हैं कि हमें ये हो, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, और हम इस छोटे छोटे कंटेंट को छोड़ देते हैं। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ऐसी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में, चलो ठीक है, ऐसे टीचिंग एग्ज़ाम्स में आते हैं, एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से पूछे जाएंगे अभी वो, जैसे मान लीजिए आप इस यहाँ पर सेंटेंस देख रहे हैं, दिस इज़ माई बुक, फॉर एग्जाम्पल दिया गया है दैट इज़ हर हाउस, जो भी है इस तरह का। ये जो हमने आपको अंतर बताया प्रोनाउन और एडजेक्टिव में जो अंतर था वो हो गया। अब इसमें एक अंतर और है जो आपको समझना चाहिए, क्या, जो आपका दिस होता है और ये दैट होता है और उसके बाद में दीज होता है और उसके बाद में दोज होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये कैसा है, सिंगुलर है, दैट भी कैसा है, सिंगुलर है, दीज जो है वो आपका प्लूरल है और दोज कैसा है, आपका प्लूरल है। तो इसका मतलब ये हुआ दिस, दैट, दीज और दोज जब एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाए तो उनके बाद में आने वाले नाउन्स, मतलब दिस के बाद जो नाउन होगा वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, और दैट के बाद कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। और दीज और दोज किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए यूज़ करते, तो उनके बाद में जो नाउन दिए गए होंगे वो कैसे होने चाहिए, प्लूरल होने चाहिए। तो ऐसा जब होगा तो वर्ब जो कंसीडर किया जाएगा वैसे ही कंसीडर किया जाएगा। अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर समझने की कोशिश की।